दोस्तों, अपनी नजरें अगर हम इतिहास के पन्नों पर दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि भारतीय भूमि ने अब तक कई युद्ध देखे हैं। इनमें से कुछ बाहरी आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए लड़े गए, कुछ साम्राज्य विस्तार के लिए, तो कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए। लेकिन आज हम जिस ऐतिहासिक विश्लेषण में गोता लगाने वाले हैं, वो अपनी आन बान शान और आत्मसम्मान को बचाने की एक अमर गाथा है। धरती जागीर आकाश जागा, वो जागा तो मेवाड़ जागा। ये पंक्तियां उसी महान योद्धा को समर्पित हैं जिसने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। बिना समय गंवाए 16वीं सदी के इस हल्दी घाटी युद्ध की कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब सबसे पहले दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर इस जगह का नाम हल्दी घाटी ही क्यों पड़ा। तो देखिए, राजस्थान के खमनौर से लेकर बलीचा गांव तक फैले करीब 6 किलोमीटर के इस रण क्षेत्र की मिट्टी का रंग बिल्कुल हल्दी की तरह पीला है। जी हाँ, एकदम पीला। और इसी खास पीली मिट्टी ने इस जगह को और यहाँ लड़े गए इस ऐतिहासिक युद्ध को हल्दी घाटी का अमर नाम दे दिया। चलिए, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। 9 मई 1540 को मेवाड़ के राजा उदय सिंह के घर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। वैसे राजा उदय सिंह अपनी रानी धीरबाई के बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन प्रताप के अंदर जो गजब का युद्ध कौशल और पराक्रम था ना, उसे देखते हुए सामंतों और लोगों की सहमति से 28 फरवरी 1572 को महज 32 साल की उम्र में प्रताप को मेवाड़ की गद्दी सौंप दी गई। और जाहिर है, इस फैसले से जगमाल बेहद नाराज हुए और मुगलों के खेमे में चले गए। मेवाड़ की गद्दी तक पहुंचने से पहले का जो समय था वो भी बहुत दिलचस्प है। महाराणा प्रताप का बचपन राजमहलों की चारदीवारी से दूर अरावली की पहाड़ियों में भील समुदाय के बीच बीता था। दरअसल भील समुदाय के लोग अपने बेटे को प्यार से कीका या टीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए उन्होंने प्रताप को भी यही नाम दिया। ये उनके बीच के उस गहरे और जमीनी जुड़ाव को दिखाता है जिसने आगे चलकर युद्ध की रणनीतियों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। दूसरी तरफ तस्वीर क्या थी? उस दौर में सम्राट अकबर अपनी मुगल सल्तनत का तेजी से विस्तार कर रहे थे। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि आखिर मेवाड़ पर ही उनकी इतनी गहरी नज़र क्यों थी? इसके बहुत ही सॉलिड रणनीतिक कारण थे। पहला, वो राजपूत राज्यों को मुगल नियंत्रण में लाकर अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। और दूसरा, सबसे अहम कारण, दिल्ली और आगरा से गुजरात के बंदरगाहों तक और मालवा से दक्कन तक के जो व्यापारिक और सैन्य मार्ग थे, वो मेवाड़ से होकर गुजरते थे। व्यापार में कोई रुकावट ना आए, इसलिए मेवाड़ को सुरक्षित करना मुगलों के लिए बहुत जरूरी था। अब सम्राट अकबर सीधे तौर पर युद्ध नहीं चाहते थे। उनका प्रयास था कि शांतिपूर्ण तरीके से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के मेवाड़ उनकी अधीनता स्वीकार कर ले। इसके लिए उन्होंने 1572 से 1576 के बीच 4 अलग अलग शिष्टमंडल भी भेजे, जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में। लेकिन मेवाड़ की स्वतंत्रता महाराणा प्रताप के लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने अपनी संप्रभुता से कोई भी समझौता करने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और इन सभी प्रस्तावों को ठुकरा दिया। इस लगातार होते कूटनीतिक गतिरोध के बाद बात एक अंतिम चुनौती तक पहुंच गई। अकबर ने 2 बिल्कुल स्पष्ट विकल्प सामने रखे, या तो अधीनता स्वीकार कर लो और खुशी खुशी जीवन बिताओ, या फिर एक स्वतंत्र अस्तित्व के लिए कड़े संघर्ष का रास्ता चुनो। और याद रहे, ये वो समय था जब प्रताप के अपने सगे भाई जगमाल भी सत्ता छीनने के उसी पुराने विरोध के चलते अकबर के खेमे में जा चुके थे। फिर भी अपनों के खिलाफ होने के बावजूद महाराणा प्रताप ने आज़ादी का वो कठिन रास्ता ही चुना। अब हम सीधे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले रणनीति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक सैन्य शब्द को समझना बहुत जरूरी है, हरावल। सेना के गठन में जो टुकड़ी या दस्ता सबसे आगे होता है ना, उसे हरावल कहा जाता है। 16वीं सदी के युद्ध क्षेत्र में हरावल का नेतृत्व करना सेना में सबसे अधिक गर्व का और हाँ, सबसे ज्यादा जोखिम का काम माना जाता था। अब यहाँ जो सेनाओं की बनावट है वो वाकई हैरान करने वाली है और बहुत कुछ बयान करती है। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व हकीम खान सूरी कर रहे थे और उनके साथ राणा पूंजा भील के बेहद कुशल तीरंदाज थे। वहीं दूसरी ओर मुगल सेना के हरावल में मान सिंह कछवाहा थे। और दिलचस्प बात तो ये देखिए कि प्रताप के सगे भाई जगमाल और उस दौर के प्रसिद्ध इतिहासकार बदायूनी भी मुगल सेना की ओर से मैदान में डटे थे। दोनों तरफ की निष्ठाएं इस कदर बटी हुई थीं कि ये युद्ध केवल धर्म का नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक निष्ठाओं का युद्ध बन गया था। और फिर दिन आता है 18 जून 1576 का। रणभेरी बज उठती है। युद्ध का मंजर बहुत ही भयानक था।
महाराणा प्रताप का पहला ही वार इतना जोरदार था कि मुगल सैनिकों की पंक्तियां बुरी तरह बिखर गई। कई तो रणभूमि छोड़कर भागने लगे। लेकिन तभी क्या होता है, मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी बेहतर खान ने बड़ी ही चतुराई से एक झूठी अफवाह फैला दी। उसने कहा कि बादशाह अकबर खुद एक विशाल शाही सेना लेकर मैदान में आ रहे हैं। इस एक अफवाह ने जादू का काम किया। बिखरती मुगल सेना में फिर से हिम्मत लौट आई और युद्ध का रुख पलट गया। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं थी। बनास नदी के किनारे रक्तताल के मैदान में एक खूनी हाथी युद्ध शुरू हुआ। जी हाँ, प्रताप के खूंखार हाथी लूणा, रामप्रसाद, खांडेराव और चक्रवात मुगल सेना के मर्दाना, हवाई और गजमुक्ता जैसे विशाल हाथियों से पूरी ताकत से टकराए। ये एक बहुत ही क्रूर और भयानक संघर्ष था, जिसमें आखिरकार मुगलों ने लूणा और रामप्रसाद को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच युद्ध अपने पूरे चरम पर था। महाराणा प्रताप अपने वफादार और प्रतापी घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन की कतारों को चीरते हुए मानसिंह के हाथी मर्दाना तक जा पहुंचे। चेतक ने अपने आगे के दोनों पैर सीधे हाथी के सिर पर टिका दिए और प्रताप ने अपने भाले से एक जोरदार वार किया। मानसिंह तो हौदे में छिपकर बाल बाल बच गए, लेकिन इस प्रहार के दौरान हाथी की सूंड में बंधी तलवार से चेतक का एक पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। चेतक के घायल होते ही हालात बेहद गंभीर हो गए। महाराणा प्रताप को चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा देखकर उनके एक वीर योद्धा झाला बीड़ा ने एक बहुत बड़ा सामरिक बलिदान दिया। उन्होंने प्रताप का शाही मुकुट खुद पहन लिया। क्यों? ताकि मुगल सैनिक उन्हें ही महाराणा समझकर अपना निशाना बनाए। उनकी इस चाल से झाला बीड़ा वीरगति को प्राप्त हुए और प्रताप सुरक्षित मैदान से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ बलीचा गांव के पास उस घायल चेतक ने अपने स्वामी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। अब सवाल ये है कि इस भीषण और ऐतिहासिक खून खराबे के बाद नतीजा क्या निकला? अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो युद्ध का कोई स्पष्ट विजेता नहीं था। ये बात सच है कि अकबर की सेना ने गोगुंदा जैसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इलाकों पर अपना कब्जा जरूर जमा लिया था, लेकिन उनका जो मुख्य सामरिक उद्देश्य था ना, यानी महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ना, उसमें वो पूरी तरह से विफल रहे। हल्दी घाटी के मैदान से निकलने के बाद महाराणा प्रताप ने हार बिल्कुल नहीं मानी। इसके बजाय उन्होंने अरावली की घनी पहाड़ियों में रणनीतिक वापसी की। ये वही दौर था जब अत्यधिक कठिनाइयों के बीच उनकी अटूट सहनशीलता का वो प्रसिद्ध प्रतीक सामने आता है, घास की रोटियां खाने का प्रसंग। उन्होंने हार मानने की बजाय मुगलों की चौकियों पर गोरिल्ला युद्ध यानी छापामार नीति से हमले शुरू कर दिए और देखते ही देखते कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर जैसे अपने कई हिस्से वापस जीत लिए और चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन निरंतर संघर्ष और अदम्य साहस की एक जी जागती मिसाल है। 1576 के हल्दीघाटी युद्ध से लेकर उसके बाद के कई दशक सिर्फ और सिर्फ छापामार प्रतिरोध और अपनी खोई हुई मातृभूमि को वापस पाने की जद्दोजहद में बीत गए। अंततः उम्र के इस लंबे पड़ाव को पार करते हुए इस महान योद्धा ने 19 फरवरी 1597 को अपनी नई राजधानी के करीब बांडोली नाम की जगह पर अपनी अंतिम सांस ली। इतिहास में इस युद्ध और प्रताप के संघर्ष की गूंज कितनी गहरी है, ये ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के शब्दों से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उन्होंने लिखा था कि अरावली में ऐसा कोई दर्रा नहीं जो प्रताप के वीर कार्यों से अछूता रहा हो, और उन्होंने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली की संज्ञा दी। और तो और खुद सम्राट अकबर ने भी प्रताप की उस अटूट बहादुरी और स्वाभिमान का पूरा सम्मान किया था। तो जाते जाते हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिएगा, क्या किसी युद्ध को ऐतिहासिक विजय या गौरवशाली गाथा कहलाने के लिए किसी एक पक्ष की स्पष्ट जीत की वाकई जरूरत होती है? हल्दी घाटी का युद्ध शायद हमें यही सिखाता है कि कुछ लड़ाइयां सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि अपना आत्मसम्मान, साहस और मातृभूमि की रक्षा का संदेश युगों युगों तक जीवित रखने के लिए लड़ी जाती हैं। इसी विचार के साथ आज का ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।